नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आपने कल भौतिक विज्ञान कंप्लीट कर लिया। आज की इस क्लास में आप रसायन विज्ञान को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जो सबसे पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि परमाणु क्या होता है और जो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो आपका जवाब होगा पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बने होते हैं। इनको क्या कहा जाता है? इन्हें परमाणु कहा जाता है। और जो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत है वो डाल्टन महोदय के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल कौन कौन से लगते हैं। तो आपका जवाब होगा एक गुरुत्वीय बल और दूसरा है नाभिकीय बल। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण होता है और इसकी खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कैथोड किरण क्या है। तो याद रखिएगा कैथोड किरण इलेक्ट्रॉनों की धाराएं होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो आपका जवाब होगा फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। और यदि ये पूछा जाए कि सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व, तब आपका क्या जवाब होगा? फ्रांसियम जो है ये सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। यानी सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन और सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व फ्रांसियम। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण नाभिक के बाहर विचरण करने वाले किनकी संख्या के द्वारा तय किए जाते हैं। तो याद रखिएगा किसी भी तत्व के रासायनिक गुण नाभिक के बाहर विचरण करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा तय किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा और कब की गई। तो आपका जवाब होगा न्यूट्रॉन की खोज जे चैडविक के द्वारा की गई 1932 में। और एक बात और याद रखिएगा जो कि अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि न्यूट्रॉन कैसे कण होते हैं। तो याद रखिएगा न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है वो किसके द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। तो याद रखिएगा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि समस्थानिक क्या होता है। किसी भी तत्व जिनकी प्रोटॉनों की संख्या या जिनका परमाणु क्रमांक समान हो और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो उसको क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। यानी ऐसे दो तत्व जिनके प्रोटॉनों की संख्या या उसको आप दूसरे शब्द में कहेंगे तो जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो उनको समस्थानिक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जो परमाणु का संगठन है ये कितने मौलिक तत्व कण से मिलकर बना है। तो याद रखिएगा परमाणु का संगठन 3 मौलिक कण से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो गोल्ड स्टीन के द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई थी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रोटॉन कैसे कण होते हैं। तो याद रखिएगा प्रोटॉन धन आवेशित कण होते हैं। इसी प्रकार अभी आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन कैसे कण होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होते हैं। और न्यूट्रॉन के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है। तो आपका जवाब क्या होगा कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या होता है। यानी द्रव्यमान संख्या बराबर न्यूट्रॉनों प्लस प्रोटॉनों की संख्या। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि परमाणु क्रमांक क्या होते हैं। तो याद रखिएगा नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। जब आप ऊपर समस्थानिक की परिभाषा पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि जिन तत्व के प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक समान हो और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो तो उसको समस्थानिक कहते हैं। तो मैंने वहां पर प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक के बीच में या शब्द का प्रयोग किया था। क्यों? यहां परिभाषा में क्लियर हो रही होगी कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अमोनिया कैसी गैस है। तो याद रखिएगा अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस होती है। और एक बात और याद रखेंगे कि यह जल में अति विलेय होती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है। तो याद रखिएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनिया का जली विलेय है जो कि कैसा होता है? क्षारी होता है। और एक बात और याद रखिएगा यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि एल्युमिनियम किस अवस्था में रहती है। तो याद रखिएगा एल्युमिनियम मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एल्युमिनियम के मुख्य खनिज कौन है। तो याद रखिएगा बॉक्साइट, फेल्सपार, क्रायोलाइट, ये सभी क्या हैं? एल्युमिनियम के मुख्य खनिज हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि तांबा और जिंक का मिश्रित रूप क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा तांबा और जिंक का मिश्रित रूप पीतल कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इसमें बताया जा रहा है कि इसमें तांबा और जिंक का अनुपात
गुण के आधार पर अलग अलग रहता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि तांबा किस अवस्था में पाया जाता है, तो याद रखिएगा तांबा मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। और एक बात और याद रखिएगा कि तांबे का जो शोधन है ये विद्युत अपघटनी परिष्करण के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है किसका गलनांक सबसे कम होता है, तो याद रखिएगा हीलियम का गलनांक सबसे कम होता है। ऐसे बनता है, तो याद रखिएगा पारद यानी मरकरी अन्य धातुओं के साथ क्रिया करके धातु अमलगम का निर्माण करती है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि जो लोहे का संक्षारण होता है उसमें अहम भूमिका कौन निभाता है, तो जंग लोहे के संक्षारण में अहम भूमिका निभाता है। और एक बात और याद रखिएगा, ऐसा जल जिसमें नमक उपस्थित होता है जैसे कोई समुद्री जल, वो लोहे में शीघ्र जंग लगने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो याद रखिएगा ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। और एक बात और याद रखिएगा कि लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है, तो याद रखिएगा सोने की शुद्धता कैरेट में नापी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो याद रखिएगा शुद्ध सोना 24 कैरेट यानी 24 कैरेट का होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का प्रतिशत कितना होता है, तो याद रखिएगा इसको कैसे निकालते हैं, पहले ये देख लीजिए। जितने कैरेट सोने की शुद्धता का पूछा जा रहा है उसमें 100 का गुणा करते हैं और डिवाइड बाई जो शुद्ध कैरेट यानी 24 कैरेट जो सबसे शुद्ध होता है उससे भाग दे देते हैं, तो प्रतिशत प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का प्रतिशत कितना होगा, 75% होगा। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि लोहे की चादर पर जस्ते की परत को चढ़ाना क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा इसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है यानी यशद लेपन। जब लोहे की चादर पर जंग से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाई जाती है तो उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, ऐसा लोहा जिस पर जिंक की परत चढ़ाई गई है उसको गैल्वेनीकृत लोहा कहते हैं। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि कांच कैसा पदार्थ है, तो आपका जवाब होगा कांच अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए क्या किया जाता है, तो याद रखिएगा आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए पेंट किया जाता है, ग्रीसिंग की जाती है और जस्ता की परत चढ़ाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मुद्रा धातुओं की विद्युत चालकता कैसी होती है, तो याद रखिएगा मुद्रा धातुओं की विद्युत चालकता धातुओं में सबसे उच्च होती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किसकी विद्युत चालकता और ऊष्मा चालकता तत्वों में सबसे उच्च है, तो याद रखिएगा सिल्वर अर्थात चांदी की विद्युत चालकता और ऊष्मा चालकता तत्वों में सबसे उच्च होती है। अब जरा विद्युत चालकता का एक क्रम देख लीजिए। विद्युत चालकता सबसे उच्च किसमें, चांदी में, दूसरे नंबर पर तांबे में, तीसरे नंबर पर एल्युमिनियम और चौथे नंबर पर इस्पात। इस प्रश्न को याद रखेंगे, यहां से निश्चित तौर पर प्रश्न बनता है। अब पूछा जा रहा है कि कांसे का निर्माण यानी ब्रॉन्ज का निर्माण कैसे होता है, तो याद रखिएगा तांबा और टिन के मिश्र धातु से कांसे का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कांसे का उपयोग क्या होता है, तो कांसे का उपयोग बर्तन और मूर्तियां बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप क्या होता है, तो याद रखिएगा पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप होता है। और अभी यहां पर एक बात और आपने पढ़ी कि जो पिटवा लोहा है ये लोहे का सबसे शुद्ध रूप है, और एक और महत्वपूर्ण बात उसमें इंक्लूड कर लीजिएगा कि इसमें कार्बन की मात्रा स्टील से भी कम होती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किसकी गुणवत्ता का निर्धारण उसमें कार्बन के अनुपात पर निर्भर करती है, तो याद रखिएगा कोयले की जो गुणवत्ता है उसका निर्धारण उसमें कार्बन के उपस्थिति के आधार पर किया जाता है, यानी कितना कार्बन उसमें है इसके आधार पर कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण होता है। अगला प्रश्न देखिए, कोयले को भूरा कोयला कहा जाता है, तो याद रखिएगा लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। और अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन विद्युत चुंबक के रूप में प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा लोहा, स्टील, निकेल, कोबाल्ट ये सभी विद्युत चुंबक के रूप में प्रयोग होते हैं। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि तांबे का प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पोर्टलैंड सीमेंट में क्या मिलाया जाता है जिससे सीमेंट की गुणवत्ता बढ़ जाती है, उसकी उत्कृष्टता बढ़ जाती है, तो आपका जवाब क्या होगा, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम यानी CaSO4.2H2O मिलाया जाता है जिससे सीमेंट की उत्कृष्टता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सीमेंट की खोज किसके द्वारा की गई, तो आपका जवाब होगा सीमेंट की खोज जोसेफ एस्पिडेन के द्वारा 1824 में की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पोर्टलैंड सीमेंट का नाम कैसे पड़ा, तो याद रखिएगा सीमेंट का रंग ब्रिटिश तट पर पोर्टलैंड के द्वीप पर
उत्खनित पत्थर के समान होने के कारण इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा गया। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि पोर्टलैंड सीमेंट में फ्लाई ऐश कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो याद रखिएगा पोर्टलैंड सीमेंट में 35% फ्लाई ऐश पाया जाता है, जो कि वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करता है। ये फ्लाई ऐश जो होते हैं ये छोटे छोटे कण होते हैं। अगला देखिए, पूछ रहा है कि बिजली की इस्त्री में अब्रक के ऊपर किसके तार लपेटे हुए होते हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? बिजली की इस्त्री यानी जो बिजली का प्रेस होता है, इसमें अब्रक के ऊपर नाइक्रोम का तार लिपटा हुआ रहता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अब्रक कैसा है? तो याद रखिएगा अब्रक एक अच्छा प्रतिरोधी है जो ऊंचे ताप पर भी पिघलता नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि नाइक्रोम के बारे में। तो पूछ रहा है कि जब नाइक्रोम के तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो वो क्या हो जाती है? वो गर्म हो जाती है, जिससे आवरण भी गर्म हो जाते हैं और कपड़े को वो प्रेस कर सकती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पेंसिल बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा ग्रेफाइट को पेंसिल बनाने में प्रयोग किया जाता है, और ये जो ग्रेफाइट है ये कार्बन का अपरूप होता है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि अग्निशमन वस्त्र किसके बनाए जाते हैं? तो एस्बेस्टॉस के अग्निशमन वस्त्र बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? एस्बेस्टॉस के। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि स्वर्ण जो है ये किस में घुल जाता है? तो याद रखिएगा एक्वा रेजिया में स्वर्ण घुल जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो प्रकृति में सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं? तो याद रखिएगा चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, इस्पात और स्वर्ण, ये ऐसी धातुएं हैं जो प्रकृति में सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। फिर से नाम रिपीट कर दे रहा हूं, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, इस्पात और स्वर्ण। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि टांका अर्थात जो सोल्डर करवाते हैं आप लोग, ये किसका मिश्रण है? तो याद रखिएगा टिन और सीसा का मिश्रण है टांका अर्थात सोल्डर। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पारद अर्थात पारा का किस रासायनिक नाम है? तो याद रखिएगा क्विक सिल्वर का। जो क्विक सिल्वर है उसका रासायनिक नाम क्या है? पारद या पारा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप क्या है? तो याद रखिएगा कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप हीरा होता है। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि पायस एक द्रव में द्रव का कैसा निकाय है? तो याद रखिएगा पायस एक द्रव में द्रव का कोलाइडी निकाय है, जैसे दूध हो गया, पायसीकृत तेल हो गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है जब कोई गोताखोर गोताखोरी के लिए गहरे समुद्र में जाता है तो वो किसके मिश्रण का प्रयोग करता है? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण का उपयोग गोताखोर करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किसका निष्कासन डाव विधि द्वारा समुद्र के लवण MgCl2.6H2O द्वारा निष्कासित किया जाता है? तो याद रखिएगा मैग्नीशियम को। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि आसवन विधि क्या है? तो याद रखिएगा समुद्र के जल का शोधन करने के लिए जो सामान्य रूप से विधि प्रयोग में लाई जाती है उसको कहते हैं आसवन विधि। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सामान्य फिटकरी का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा सामान्य फिटकरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है, यानी K2SO4.Al2 ब्रैकेट में SO4 ब्रैकेट बंद 3.24H2O, यानी सामान्य फिटकरी को क्या कहते हैं? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। अगला प्रश्न देखिए, और एक बात और याद रखिएगा कि फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है, और इसका कारण क्या है? स्कंदन। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग कब होता है? तो याद रखिएगा क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों के शोधन में होता है। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि जल का शुद्धतम रूप क्या है? तो याद रखिएगा आसुत जल। कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आसुत जल जल का सबसे शुद्धतम रूप है। और यदि पूछा जाए वायु क्या है? तो याद रखिएगा विभिन्न गैसों का एक समांगी मिश्रण है वायु। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अल्कोहल और जल के मिश्रण से जल को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तब आपका जवाब होगा आसवन विधि के द्वारा अल्कोहल और जल के मिश्रण से जल को अलग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि ओजोन का प्रयोग जल के उपचार में सर्वप्रथम कहां और कब किया गया? तो याद रखिएगा सर्वप्रथम नीदरलैंड्स में वर्ष 1893 में ओजोन का प्रयोग जल के उपचार में किया गया। और यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ओजोन का प्रयोग जल उपचार में विसंक्रमण और ऑक्सीकरण के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हेक्सोज शर्करा का कौन एक प्रकार है? तो याद रखिएगा ग्लूकोज हेक्सोज शर्करा का एक प्रकार होता है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ग्लूकोज को डेक्सट्रोज या ग्रेप शुगर के नाम से भी जाना जाता है। यह पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है, एक बार मैं फिर इसको रिवाइज कर दे रहा हूं। पूछा जाए कि हेक्सोज शर्करा का कौन एक प्रकार है? तो याद रखिएगा ग्लूकोज हेक्सोज शर्करा का एक प्रकार है, और ग्लूकोज को डेक्सट्रोज या ग्रेप शुगर के नाम से भी जाना जाता है।
और अगर पूछा जाए कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है तो याद रखिएगा C6H12O6। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप क्या है तो याद रखिएगा शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है और यह गैस अग्निशमन में प्रयोग होती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मृदु जल क्या है। जिस जल में साबुन घुलने पर झाग देता है उसको क्या कहते हैं, मृदु जल। और कठोर जल जिसमें साबुन नहीं घुलता है अर्थात झाग नहीं आता है उसको क्या कहते हैं, कठोर जल कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि आग को बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है तो याद रखिएगा आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी प्रयोग किया जाता है, यह जलने में सहायक नहीं होती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि चूने के पानी का रासायनिक रूप क्या होता है तो याद रखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि वनस्पति तेलों को हाइड्रोजन गैस के साथ किसकी उपस्थिति में संतृप्त वसा में परिवर्तित किया जाता है तो याद रखिएगा वनस्पति तेल को हाइड्रोजन गैस के साथ निकेल की उपस्थिति में संतृप्त वसा में परिवर्तित किया जाता है। और इस पूरी विधि को क्या कहते हैं, इस पूरी विधि को हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। यानी हाइड्रोजनीकरण वो क्रिया है जिसमें वनस्पति तेलों को हाइड्रोजन गैस के साथ निकेल की उपस्थिति में संतृप्त वसा में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जिन ग्लिसराइडों का गलनांक 20 डिग्री सेल्सियस से कम होता है वो क्या कहे जाते हैं, वे तेल कहे जाते हैं। और जिनका गलनांक 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है तो उनको क्या कहते हैं, उनको वसा कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर को रासायनिक दृष्टि से क्या कहते हैं तो याद रखिएगा ब्लीचिंग पाउडर को रासायनिक दृष्टि से कैल्शियम हाइपोक्लोराइट कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर को क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किसमें होता है तो याद रखिएगा ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग क्लोरोफॉर्म और क्लोरीन गैस बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ रहा है कि क्षारीय मिट्टी में किसका प्रयोग करके उसे फसल उगाने योग्य बनाया जाता है तो आपका सही जवाब क्या होगा। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है विभिन्न आयोगों में, तो याद रखिएगा क्षारीय मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने योग्य बनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि किसी भी ईंधन की गुणवत्ता की माप किसकी संख्या के आधार पर की जाती है तो याद रखिएगा ऑक्टेन संख्या के आधार पर किसी भी ईंधन की गुणवत्ता की माप की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जो LPG गैस होती है ये किसका मिश्रण होती है तो आपका सही जवाब क्या होगा, LPG प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होती है। और प्रोपेन का क्या सूत्र है, C3H8 और ब्यूटेन का C4H10 यानी LPG प्रोपेन प्लस ब्यूटेन का मिश्रण। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि LPG के मुख्य अवयव तो यहां पर दिया है ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सी गैस प्राकृतिक गैस में होती है तो याद रखिएगा प्राकृतिक गैस में मुख्य तौर पर मेथेन गैस होती है। ये अपेक्षाकृत कैसी होती है, हल्की गैस होती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि PNG जिसका फुल फॉर्म क्या है, पाइप्ड प्राकृतिक गैस यानी पाइप्ड नेचुरल गैस, इसका प्रयोग किसमें होता है तो याद रखिएगा पाइप्ड नेचुरल गैस का प्रयोग भोजन पकाने और घरों में प्रयोग होने वाली गैस यानी गीजरों में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि रॉकेट के में जो ईंधन के तौर पर प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है तो याद रखिएगा रॉकेट में ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। यानी द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में कौन प्रभावी नहीं होता है तो याद रखिएगा पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय है और पेट्रोल के ऊपर ये परत बनाता है जिससे वो जलता रहता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में किसका प्रयोग होता है तो याद रखिएगा पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए फोम प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है रेयॉन क्या है तो याद रखिएगा रेयॉन एक पॉलीसेकेराइड है और इसे पहले कृत्रिम सिल्क कहते थे। ठीक है, यहां पर दो प्रश्न को एक में मिक्सचर करके हमने रेयॉन को एक्सप्लेन कर दिया। अगले प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पॉलीथीन क्या है तो याद रखिएगा पॉलीथीन एक पॉलीमर अर्थात बहुलक है जिसका मोनोमर क्या है, एथिलीन है यानी CH2 अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि बहुलक या पॉलीमर क्या है तो याद रखिएगा बहुलक या पॉलीमर बहुत अधिक अणु मात्रा वाला कार्बनिक यौगिक होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि ये जो व्यापारिक वैसलीन है ये किसके द्वारा निकाला जाता है तो याद रखिएगा व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम द्वारा निकाला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि प्राकृतिक स्रोत क्या है हाइड्रोकार्बन का, यानी हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है, जीव भार है। अगला प्रश्न देखिए,
पूछ रहा है कि न्यूनतम ज्वलनशील रेशा यानी न्यूनतम ज्वलनशील फाइबर कौन है, तो याद रखिएगा टेरिलीन न्यूनतम ज्वलनशील फाइबर है। अगला प्रश्न देखिए, और जो वाणिज्य में कृत्रिम रेशा है उसी को टेरिलीन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अमेरिकी वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब और कौन सा गिराया था, तो याद रखिएगा 6 अगस्त 1945 को अमेरिकी वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, क्यों? क्योंकि उसमें कैडमियम और लेड अर्थात शीशे की मात्रा अधिक होती है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा किसमें अंतर्निहित होती है, तो याद रखिएगा नाभिकीय ऊर्जा प्रत्येक परमाणु में अंतर्निहित होती है। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि सभी मौजूदा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों में किसका प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा सभी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों में विखंडन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि परमाणु रिएक्टर में ईंधन के तौर पे किसका प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के तौर पे यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि परमाणु रिएक्टर के अंदर यूरेनियम परमाणु किस अभिक्रिया द्वारा विखंडित होता है, तो याद रखिएगा परमाणु रिएक्टर के अंदर यूरेनियम परमाणु नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा विखंडित किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि न्यूट्रॉन की गति को मंद करता है कौन, मंदक। मंदक जो होता है ये न्यूट्रॉन की गति को मंद करता है। अब ये समझना चाहिए कि मंदक के तौर पे किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा, भारी जल, ग्रेफाइट और कैडमियम की छड़ों का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। अर्थात आप निष्कर्ष क्या निकालेंगे कि भारी जल, ग्रेफाइट और कैडमियम की छड़ों का प्रयोग न्यूट्रॉन की गति को मंद करने के लिए किया जाता है। और इसमें सर्वोत्तम मंदक कौन होता है, तो याद रखिएगा भारी जल यानी D2O। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी की खोज किसके द्वारा और कब की गई थी, तो याद रखिएगा प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी की खोज 1896 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बैकुरल के द्वारा किया गया था। यानी हेनरी बैकुरल ने प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। कब की थी, 1896 में। और ये कहां के वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जो सूर्य से ऊर्जा का निरंतर सृजन होता है ये किस अभिक्रिया के द्वारा, तो याद रखिएगा नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य से ऊर्जा का निरंतर सृजन होता है। नाभिकीय संलयन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो याद रखिएगा एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम विकसित किया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है किसका प्रयोग पुरातात्विक महत्व की अति प्राचीन वस्तुओं की तिथि निर्धारण के लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा कार्बन 14 का प्रयोग पुरातात्विक महत्व की अति प्राचीन वस्तुओं की तिथि निर्धारण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जो दियासलाई होती है उसकी नोक पर क्या लगा होता है, तो लाल फास्फोरस का प्रयोग दियासलाई की नोक पर किया जाता है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि मुख्य रूप से कितने प्रकार के उर्वरक होते हैं, तो याद रखिएगा मुख्य तौर पर 3 प्रकार के उर्वरक होते हैं। कौन कौन से, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि पोटास उर्वरक कहां से प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा पोटास उर्वरक पोटेशियम से प्राप्त होता है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि शल्य चिकित्सा में प्लास्टर करने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। यदि पूछा जाए कि सांचे और मॉडल बनाने में किसका प्रयोग होता है, तब भी आपका जवाब क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और मूर्तियां और खिलौने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पीएच पैमाने में कहां से कहां तक के अंक होते हैं, तो याद रखिएगा पीएच पैमाने में 0 से 14 तक के अंक होते हैं। और अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि जब जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो उसको क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, जैसे नींबू का रस। और जिस विलयन का पीएच का मान 7 से अधिक होगा उसको क्या कहेंगे, क्षार कहते हैं। अगला प्रश्न ऑक्सीजन से संबंधित है। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन एक दहन पोषक गैस है। अभी जब आपने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग अग्निशामक में अग्नि को बुझाने के लिए किया जाता है, तो वहां पे आपने एक चीज पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड आग जलाने में सहायक नहीं है। यहां बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो क्या है, एक दहन पोषक गैस है, यानी कि आग लगने में सहायक के तौर पर ऑक्सीजन प्रयोग होती है। ठीक है, यानी दहन के लिए ऑक्सीजन गैस आवश्यक है। दोनों को कंपेयर करके आप समझेंगे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा धावन सोडा अर्थात वॉशिंग सोडा, इसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सामान्यतः धावन सोडा
किस रूप में पाया जाता है? तो ये Na2CO3.10H2O के रूप में पाया जाता है, अर्थात सोडियम कार्बोनेट के अणु से जल के 10 अणुओं के संलग्न रहने से। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका जवाब क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको कहते हैं खाने का सोडा, ठीक है। इसका सूत्र क्या है? तो याद रखिएगा NaHCO3। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किस में होता है? तो अभी आपने पढ़ा कि खाद्य पेय पदार्थों को बनाने में सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? तब आपका जवाब होगा बेकिंग सोडा, अर्थात कुकिंग सोडा, खाने का सोडा कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सिरका में एसिटिक एसिड कितने प्रतिशत होता है? तो याद रखिएगा सिरका में 6 से 10% एसिटिक एसिड होता है, अर्थात CH3COOH एसिटिक एसिड। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सिरके का प्रयोग किस में किया जाता है? तो याद रखिएगा सिरके का प्रयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के तौर पर तथा अचार और चटनी बनाने के लिए भी सिरके का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि दियासलाई बनाने में किसका उपयोग होता है? तो अभी आपने लाल फास्फोरस को पढ़ा, याद रखिएगा लाल फास्फोरस और फास्फोरस ट्राइसल्फाइड का प्रयोग दियासलाई बनाने में किया जाता है। लाल फास्फोरस और फास्फोरस ट्राइसल्फाइड। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि गैस के गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि हीलियम गैस अज्वलनशील होती है। और अगले प्रश्न में बताया भी जा रहा है कि हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील होने के कारण इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है नगरीय वातावरण के ज्यादा प्रदूषित होने का? यानी कि अगर हम नगरीय वातावरण को ग्रामीण वातावरण से कंपेयर करें तो हम पाते हैं कि नगरीय वातावरण जो है वो ज्यादा प्रदूषित है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सीसा व भारी धातु के निलंबित कणों के उत्सर्जन के कारण नगरीय वातावरण ग्रामीण वातावरण की अपेक्षा अधिक दूषित है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड कैसी गैस है? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S एक रंगहीन गैस है। और दूसरी बात, एक और यहां पर प्रश्न बनेगा कि सड़े अंडे जैसी गंध किसकी होती है? तब भी आपका जवाब क्या होगा? हाइड्रोजन सल्फाइड जैसा। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि क्लोरोफॉर्म का निश्चेतक के रूप में प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा 1847 में जेम्स सिम्पसन ने क्लोरोफॉर्म का निश्चेतक के तौर पर प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है किसका प्रयोग रोगाणुनाशी के तौर पे किया जाता है? तो याद रखिएगा पोटेशियम परमैंगनेट अर्थात KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग रोगाणुनाशक के तौर पे किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट क्या है? तो याद रखिएगा पोटेशियम परमैंगनेट क्या है? एंटीसेप्टिक है और इसका प्रयोग हाथों और पैरों में त्वचा रोग और कवकों के संक्रमण को रोकने के लिए और अल्सर में उपचार के लिए भी पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग और किसके उपचार में होता है? तो याद रखिएगा गोनोरिया के उपचार में भी पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है। और एक बात और याद रखिएगा, जो व्यवहारिक तौर पर आप लाल दवा बोलते हैं वो क्या होती है? पोटेशियम परमैंगनेट होती है। जरा इसको संक्षिप्त में कंक्लूड करते हैं। सबसे पहली बात कि पोटेशियम परमैंगनेट एक एंटीसेप्टिक है, लाल दवा के नाम से पोटेशियम परमैंगनेट को जाना जाता है। दूसरी बात, तीसरी बात कि पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग हाथों और पैरों में त्वचा रोग से बचाने के लिए, कवकों के संक्रमण को रोकने के लिए, अल्सर के उपचार में और साथ ही साथ गोनोरिया के उपचार में भी पोटेशियम परमैंगनेट अर्थात लाल दवा का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि लाफिंग गैस को किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं, अर्थात जिसको क्या कहते हैं? N2O। और इसका ये कैसा है? यौगिक है। तो ये एक रासायनिक अकार्बनिक यौगिक है। कौन? नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो याद रखिएगा वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक यानी 78.08% होती है। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है 20.95%। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? 0.036%। और उत्कृष्ट गैस लगभग 0.937% होती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किस गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में पाई जाती है? तो याद रखिएगा जो अभी उत्कृष्ट गैस का प्रतिशत बताया गया 0.937%, इसमें रेडॉन को छोड़कर अन्य सभी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में पाई जाती है। यह भी बात याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए,
पूछ रहा है कि कौन सी निष्क्रिय गैस में कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो याद रखिएगा, निष्क्रिय गैसों में आर्गन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब दूसरा प्रश्न बनता है कि ऑर्गन की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा, इसकी खोज रेले और विलियम रामसे ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है। तो याद रखिएगा, नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत कोलतार है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजनी उर्वरक कौन सा है। तो याद रखिएगा, यूरिया। यानी व्यापक तौर पर जो इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजनी उर्वरक है वो कौन सा है, यूरिया। और यूरिया कैसा उर्वरक है। तो याद रखिएगा, यूरिया में नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा अर्थात 46% होती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर में जो वायु है उसमें कौन सा प्रदूषण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो याद रखिएगा, वायु को सीसा अर्थात लेड प्रदूषित कर देता है। यानी विशाल संख्या में जहां पर स्वचालित वाहन जिस नगर में चलेंगे उनकी वायु को सीसा अर्थात लेड प्रदूषित कर देता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि साबुन कैसे तैयार होता है। तो याद रखिएगा, वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कास्टिक सोडा क्या है। तो याद रखिएगा, NaOH सूत्र वाला यौगिक का सामान्य नाम क्या है, कास्टिक सोडा। यानी कास्टिक सोडा का मतलब NaOH। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे। अभी आपने इसका प्रयोग देखा था प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अब यहां पर बताया जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से क्रिया कराने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है और यह शीघ्रता से जिप्सम में बदलकर जम जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अम्लीय वर्षा में किसकी मात्रा होती है। तो याद रखिएगा, अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल अधिक मात्रा में होता है। यानी अम्लीय वर्षा में क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबर का बुनियादी रासायनिक निर्माण किस ब्लॉक में। तो याद रखिएगा, वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबर बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक आइसोप्रीन है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किडनी स्टोन अर्थात जो पथरी, इसमें क्या होता है। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट यानी CaC2O4 पाया जाता है। यानी जो किडनी में स्टोन हो जाता है यानी पथरी हो जाती है वो क्या होती है, वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि ऊन तंतु का विकल्प क्या है। तो ऊन तंतु का विकल्प नायलॉन है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किसी मृदा का पीएच मूल्य उस मृदा में किसके अंश को मापता है। तो याद रखिएगा, किसी मृदा में पीएच का मूल्य उस विशेष मृदा में अम्ल अंश को मापित करता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा, ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को हटाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि वो ऐसे दो तत्व कौन से हैं जिनमें बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, कार्बन और हाइड्रोजन दो ऐसे तत्व हैं जिनसे बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि बायोगैस प्लांट के लिए मुख्य कच्चा पदार्थ किसको माना जाता है। तो जो जानवरों का गोबर होता है यानी जो जानवरों का अपशिष्ट पदार्थ होता है वो बायोगैस प्लांट के लिए मुख्य तौर पर कच्चा पदार्थ माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछ रहा है कि गोबर गैस का संगठन कैसे होता है। तो यह उसके संगठन में क्या क्या है। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा मीथेन होती है, कितना 55%। फिर हाइड्रोजन 7.4%। और एक बात और याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है, 35% है। फिर नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, 2.6% है। और इसमें गोबर गैस में हाइड्रोजन सल्फाइड के भी कुछ अंश होते हैं। तो यानी आप मुख्य तौर पर किसको याद रखेंगे, मीथेन 55%, कार्बन डाइऑक्साइड 35%। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि ओजोन परत के अवक्षय में कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो याद रखिएगा, ओजोन परत के जो क्षरण हो रहा है उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलेंस और नाइट्रोजन ऑक्साइड इसमें प्रमुख रिस्पॉन्सिबल है। अगला प्रश्न देखिए, और यदि यह पूछा जाए कि ओजोन का सर्वाधिक विनाश किसके कारण हो रहा है, तब आपका जवाब क्या होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि ओजोन गैस जो है या जो ओजोन परत होती है ये किसका अवशोषण कर लेती है और ये किस प्रकार पृथ्वी के लिए बेनिफिशियल है। तब आपका जवाब होगा, वायुमंडल में ओजोन गैस द्वारा पराबैंगनी किरणें जो कि सूर्य द्वारा भेजी जाती हैं, ये पराबैंगनी किरणों को वो अवशोषित कर लेता है, जिससे पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर नहीं पहुंचती हैं और जो पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य हैं उनको त्वचा कैंसर से बचत होती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पाश्चुरीकरण क्या होता है। तो याद रखिएगा, पाश्चुरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दूध को
63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है और फिर शीघ्रता से उसको ठंडा कर दिया जाता है। इस पूरी क्रिया को क्या कहते हैं? पाश्चुरीकरण की क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि दहन कैसी प्रक्रिया है? तो याद रखिएगा दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सिगरेट के धुएं में मुख्य तौर पर कौन सी प्रदूषक होते हैं? तो याद रखिएगा सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन साइनाइड मुख्य प्रदूषक होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन साइनाइड। अगला प्रश्न देखिए, और यदि यह पूछा जाए कि प्रमुख वायु प्रदूषक कौन है, तब आपका जवाब क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड प्रमुख वायु प्रदूषक है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि प्रोड्यूसर गैस अर्थात उत्पादक गैस क्या होती है, किसका मिश्रण है? तो याद रखिएगा प्रोड्यूसर गैस नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, इसलिए रात में सोने से पेड़ के नीचे मना किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है उत्प्रेरक क्या होता है? तो उत्प्रेरक वह पदार्थ है जिसकी रासायनिक अभिक्रिया की दर को वो क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। यानी उत्प्रेरक किसी पदार्थ की रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है और स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप में अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है किसका प्रयोग अचार, मुरब्बे, टमाटर की चटनी, फलों के रस और अन्य खाद्य पदार्थों में परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है? यानी सीधी सी बात है कि अचार, मुरब्बे, टमाटर की चटनी, फलों के रस या अन्य खाद्य पदार्थ खराब न हो, उस ज्यादा दिन चल पाए, इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी में हानिकारक गैस कौन सी है? तो आपका जवाब क्या होगा? मिथाइल आइसोसाइनाइड, यही भोपाल गैस त्रासदी में प्रयुक्त हानिकारक गैस थी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका जवाब होगा O3। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो एथिलीन गैस का प्रयोग फलों को कृत्रिम तौर पर पकाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन अधिनियम के तहत किस गैस से फलों को पकाने पर प्रतिबंध है? तो याद रखिएगा एसिटिलीन गैस से फलों को पकाने पर प्रतिबंध है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, कई आयोगों में यह प्रश्न पूछा गया है। पूछा जाएगा कि मार्स गैस किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। और अगर पूछा जाए कि मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो याद रखिएगा CH4। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अम्ल वर्षा वायु में उपस्थित किन प्रदूषक गैसों के कारण होती है? तो आपका जवाब क्या होगा? अम्ल वर्षा वायु में उपस्थित प्रदूषक गैस SO2 और NO2 के कारण होती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल कैसे बनता है? तो याद रखिएगा वायु में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और जल यानी H2O से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड की जल से क्रिया के फलस्वरूप नाइट्रिक अम्ल बनता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन की खोज कब और किसके द्वारा की गई थी? तो आपका जवाब होगा 1766 में सर हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि गन्ने को पेरकर जब रस निकाल लिया जाता है तो जो ठोस पदार्थ बचता है उसको क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उस ठोस पदार्थ को खोई कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है किसका उपयोग करके रोगाणुनाशक के तौर पर पेयजल के शोधन में होता है? तो आपका जवाब क्या होगा? क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, वही प्रश्न है, पूछ रहा है कि पेयजल में उपस्थित जीवाणुओं को किसके द्वारा नष्ट किया जाता है? तो आपका जवाब होगा क्लोरीन के द्वारा पेयजल में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि क्लोरीन के अन्य उपयोग किसके निर्माण में? तो याद रखिएगा क्लोरीन का अन्य उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में, विरंजक के रूप में निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मोमबत्ती पैराफिन नामक हाइड्रोकार्बन की बनी होती है। मोमबत्ती किसकी बनी होती है? पैराफिन नामक हाइड्रोकार्बन की बनी होती है। उच्च दाब पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन वनस्पति तेलों से संयोजक करके उन्हें वनस्पति घी में परिणत कर देता है। इसी को तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। इस पर पूर्व में भी चर्चा हो चुकी है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि चूहों को जो मारने वाली दवा होती है अर्थात जो चूहों का विष होता है उनका रासायनिक नाम क्या है? तो आपका जवाब होगा जिंक फास्फाइड। ये चूहों को मारने वाली दवा का रासायनिक नाम है जिंक फास्फाइड। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला अश्रु गैस क्या होता है? तो याद रखिएगा क्लोरोपिक्रिन यानी CCl3NO2 का प्रयोग यानी क्लोरोपिक्रिन का प्रयोग भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा अश्रु गैस के तौर पर प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न देखिए,
पूछ रहा है कि बोन एश क्या है, तो याद रखिएगा बोन एश में कैल्शियम ऑक्साइड और फास्फोरस के पेंटा ऑक्साइड होते हैं। यानी बोन एश क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड और फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि वो कौन सा तत्व है जो उपास्थि और हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक है, तब आपका जवाब क्या होगा, कैल्शियम का प्रयोग। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि न चिपकने वाला खाना पकाने वाले जो बर्तन होते हैं उस पर किसका लेप किया जाता है, तो याद रखिएगा टेफ्लॉन का लेप किया जाता है। जो नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं उसमें किसका लेप होता है, टेफ्लॉन का लेप होता है, जिससे उस पर खाने चिपकते नहीं हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कुछ रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम और उनका रासायनिक सूत्र दिया गया है, जरा देखिए। पहला दिया है साधारण नमक, इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड NaCl। दूसरा है बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। यहां से एक प्रश्न निश्चित तौर पर आएगा। अगला है धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है Na2CO3.10H2O। अगला है कास्टिक सोडा, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं NaOH। अगला है चिली साल्ट पीटर, जिसको क्या कहते हैं, सोडियम नाइट्रेट कहते हैं। सूत्र क्या है, NaNO3। अगला है सुहागा, सुहागा का रासायनिक नाम क्या है, बोरेक्स, और इसका सूत्र क्या है, Na2B4O7.10H2O। अगला है फिटकरी, फिटकरी का रासायनिक नाम है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है, K2SO4.Al2 ब्रैकेट में SO4 ब्रैकेट बन 3.24H2O। ये आप पढ़ भी चुके हैं अभी। अगला है लाल दवा, लाल दवा का रासायनिक नाम क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट, और सूत्र क्या है, तो याद रखिएगा KMNO4। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सोरा और नाइटर का रासायनिक नाम क्या है, तो पोटेशियम नाइट्रेट, सूत्र है KNO3। अगला है चूने का पानी, इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सूत्र है Ca ब्रैकेट में OH2। अगला है विरंजक चूर्ण, इसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, रासायनिक सूत्र क्या है, Ca ब्रैकेट में OCl ब्रैकेट बन .Cl। अगला है चौक या चूना पत्थर या संगमरमर, जिसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, सूत्र क्या है, CaCO3। अगला है नौसादर, जिसका रासायनिक नाम है अमोनियम क्लोराइड, और सूत्र क्या है, NH4Cl। अगला है लाफिंग गैस, इसको भी आप पढ़ चुके हैं, नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। अगला है गैलना, गैलना का रासायनिक नाम क्या है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, लेड सल्फाइड यानी PbS। अगला है शुष्क बर्फ, ये भी आप पढ़ चुके हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। अगला है हरा कशिश, तो ये जो हरा कशिश है इसका रासायनिक नाम है फेरस सल्फेट, इसका सूत्र क्या है, FeSO4.7H2O। अगला है सफेद कशिश, इसका सूत्र क्या होता है, जिंक सल्फेट, इसका सूत्र क्या है, रासायनिक सूत्र ZnSO4.7H2O। अगला है नीला कशिश, इसका रासायनिक नाम क्या है, कॉपर सल्फेट, इसका सूत्र क्या है, CuSO4.5H2O। अगला है सिरका, सिरका का रासायनिक नाम क्या है, एसिटिक अम्ल, इसका सूत्र क्या है, CH3COOH। अगला है एल्कोहल, एल्कोहल का रासायनिक नाम क्या है, इथाइल एल्कोहल, और इसका रासायनिक सूत्र क्या है, C2H5OH। और रसायन विज्ञान का जो अंतिम प्रश्न है वो है वुड स्प्रिट, इसका रासायनिक नाम क्या है, मिथाइल एल्कोहल, इसका सूत्र क्या है, CH3OH। इस प्रकार रसायन विज्ञान आज की क्लास में कंप्लीट करा दिया गया। आप लोगों को निरंतर वो सभी विषय पहले कंप्लीट कराए जा रहे हैं जिसमें आपको समस्या आती है, इसलिए कि आपको रिवीजन का समय मिल जाए और आप अपनी स्थिति उसमें मजबूत कर लें। इस प्रकार सामान्य विज्ञान के 2 पार्ट, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान कंप्लीट करा दिया गया है। कल की क्लास में आपको जीव विज्ञान कंप्लीट करा के सामान्य विज्ञान का पोर्शन भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। एक एक करके सभी विषय कंप्लीट करा दिए जाएंगे, बाद में आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। आपका दायित्व यह है कि आपको जो भी क्लासेस मिल रही हैं आप उसको समय पर कंप्लीट करें, साथ ही साथ आप रिवीजन भी करते रहें ताकि प्रैक्टिस सेट करने में आपको आसानी होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।